कि जम्मू कश्मीर पे कोई वार्ता नहीं होगी, वार्ता सिर्फ अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी। ये कहते ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का दूसरा बयान आया अभी 2 दिन पहले कि नहीं, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, बगैर हथियारों के लड़ाई लड़ने का भी एक शास्त्र है। इसलिए मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले कहा था 5000 साल पुरानी है, तो बहुत पुरानी, लेकिन 5000 रिटर्न है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ शास्त्रों को पढ़ लीजिए, आपको बगैर कहे सब लोग निपट जाएंगे। दूसरा बयान आया कि भारत ने ये जो कह रखा है, न्यूक्लियर पॉलिसी की जो डॉक्ट्रिन है हमारी कि हम पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम उसे भी बदल लेंगे। अब सब लाइन में खड़े हुए हैं और उसका नतीजा देखिए। ये मैं आपको इस बात के लिए घुमा फिरा के ला रहा हूं कि आपने जो परिचय दिया राजनीतिक सूझबूझ का, उस दौर में दिया जब आपके बीच में इतनी नफरतें थी, आपको जाति, भाषा, इलाके के नाम पे बांटा गया, दलितों में भी महादलित ढूंढ लिया उन्होंने, कैसे भी किसी तरीके से वोट के लिए कुछ भी करो। तब जब आपने परिचय दिया तो कैसे बदलाव होता है कि जैसे ही आपने अपनी 70 साल की पॉलिसी के बारे में सिर्फ चर्चा की, आपने सार्वजनिक बयान है, अभी कोई उस पर फैसला नहीं हुआ है। जिस मुल्क के प्रधानमंत्री ने, वो बच्चा मौजूद है, उसके नाना थे, उसके नाना भी बेचारे मारे गए, उसकी मां भी बेचारी मारी गई। अब कुछ लोग कहते हैं उसका एक भाई ऑलरेडी दिल्ली में है। उस बेचारे ने बयान दिया भी। अब उस बयान से उस मुल्क की साइकोलॉजी के ऊपर कितना टेरर है, इसको समझिए। वो बच्चा कहता है जिसके नाना ने बयान दिया था कि हम 1000 साल तक अगर हमें घास खानी पड़ी लेकिन हम बम जरूर बनाएंगे, तो बम तो बना लिया, घास खाने का समय आ गया है। उसके नाना ने जो बयान दिया, उस परिवार के बच्चे का नाम है बिलावल भुट्टो। वैसे आपके मुल्क में भी एक बिलावल भुट्टो है, दोनों बराबर से एक ही सी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन उसने एक ईमानदाराना बयान दिया। वो बड़ा लीडर है, उसकी पार्टी ने रूल किया है पाकिस्तान में, 3-3, 4-4 बार सरकारें बनी हैं, इसलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो भावी प्रधानमंत्री है वहां का, जैसे यहां के हैं। उसने बयान दिया है, अभी ओपनली कहा है, ये हमारी यंग जनरेशन को सुनना चाहिए। उसने कहा है कि इमरान खान साहब, श्रीनगर की चिंता छोड़ दें, मुजफ्फराबाद बचाएं। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही तो कह रहा हूं भाई कि ज़रा 5000 साल के पुरुषार्थ की तरफ ध्यान दें और अपने होने पे गर्व करें, और कौन अच्छा लगेगा कौन बुरा लगेगा इसकी चिंता छोड़ दें। क्योंकि हमारे समाज में एक बीमारी है और एक शब्द है जिसे मुझे बड़ी उलझन होती है। घर में कोई बात होगी, लोग क्या कहेंगे, ये कौन लोग हैं, कहाँ हैं वो? जिनको जो कहना है वो हर परिस्थिति में कहेंगे। वो तो वो लोग हैं जिन्होंने सीता के ऊपर भी सवाल भी उठाया, जिन्होंने राम के ऊपर भी सवाल उठाया, वो तो हर दौर में रहेंगे। तो क्या उनके कहने से आपने अपना चरित्र बदल दिया? लोगों की चिंता छोड़ दीजिए। ये वो लोग हैं जिनका पता नहीं है कहाँ गए वो लोग। लिहाजा अपने उसी पुरुषार्थ को, बगैर किसी से लड़े हुए, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए, अपने माजी पे गर्व कीजिए, अपने होने का परिचय दीजिए। एक बार आपने परिचय दिया, बहुत सारे पत्रकारों ने, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने देश छोड़ने की बात कही। ये बात अलग है, इंतज़ार करते रहे, अल्लाह ने बुला लिया, बाहर नहीं जा पाए। लेकिन कुछ लोग नहीं गए। तो मैंने एक ऐसी ही मीटिंग में ह्यूमर में कहा, बोले पुष्पेंद्र साहब कुछ लोग तो नहीं गए। मैंने कहा ये सच्चे मोदी भक्त हैं, ये कहते हैं दोबारा तुझे फिर जिताएंगे।
और अब जब तू जीत जाएगा तब हम जाएंगे। अब समस्या ये हो रही है कि सारे एक्सपेरिमेंट लिबरल्स ने 2014 में कर डाले। एक तो 70 साल में जो अवार्ड इकट्ठे किए थे वो सब वापस कर दिए। अब अवार्ड भी नहीं है उनके पास, और ऐसी संभावना भी नहीं लग रही कि कहीं आगे कुछ और मिलने वाला। तो कैसे समाज में क्रांति आ सकती है जब हथियार उठाने की जरूरत होगी? आपके यहां शस्त्रों की पूजा होती है, तो वो पूजा क्यों करते हैं? जरूरत पड़ने पर। तो जरूरत कब पड़ी आपको? अभी तो पड़ी नहीं है, अभी तो यही के हथियार से काम चल रहा है आपका। इसको ठीक करिए, हफ्ते में पानी पीजिए, संविधान को समझिए। इस संविधान को जो है, मैं आज की डेट में ये कहूं कि मैं इस संविधान को नहीं मानता तो कुछ लोग हो सकता है कल यहां नारे लगाने लगे कि भारत की संविधान की मैंने बेइज्जती कर दी और पुष्पेंद्र साहब तो संविधान के खिलाफ हैं। मैं जो संविधान में लिखा है उसी की बात कर रहा हूं। इसी संविधान की मदद से जिस तरीके से इस देश में इस्लामिक आतंकवाद पनपा, इस देश में मुस्लिम कम्युनलिज्म को बचाने के लिए तरह तरह के तर्क दिए गए, इस देश में कन्वर्जन जो कि आपके धर्म में भी नहीं है, लेकिन आप कन्वर्जन के फेर में फंस गए हैं। इसीलिए मैंने कहा, जो फादर थे, मैंने ये बात धनबाद में बोली थी कि अगर दुनिया में 2 वाक्य में मैं ये पूछूं किसी से कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, इसे एक वाक्य में कोई बताए, और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास क्या है, इसको भी सिर्फ एक शब्द में बचाए। अगर इस धरती पे कोई सच्चाई है, उस सच्चाई का नाम है मां। उससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं है कि मेरी मां ने मुझे पैदा किया है। और विश्वास देखिए इस देश का कि मां जिसको बता देती है बड़े होके कि ये तुम्हारे पिता हैं, पूरा जीवन भर उससे हम डेट ऑफ सर्टिफिकेट नहीं पूछते, उसका डीएनए चेक नहीं कराते, कहते ये बाप है क्योंकि मेरी मां ने कहा है। ये विश्वास है कि मेरा वही फादर है जो मेरी मां ने बता दिया है कि तुम्हारे पिता हैं। मैंने कभी उस पर सवाल नहीं उठाया। इससे बड़ी परंपरा के लोगों से, क्योंकि आप एक ऐसे राज्य की राजधानी में बैठे हैं, उनसे कहिए कि जब तुम्हारी मां ने बता दिया है कि तुम्हारा फादर कौन है, तो ये दूसरा फादर तुम्हारे घर में आके क्या करता है, इसको बाहर निकालो। ये जो फादर आए हैं सफ़ेद कपड़े बदल के गोरियों बस में, इनको घेर के बाहर निकालिए। या आपके भोले वाले लोगों को कुछ और समझा रहे हैं। ये गणेश जी की तस्वीर भी रखते हैं, उसको ऊपर भी क्रॉस लटका देते हैं। ये धीरे 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 एक दिन गणेश जी की सूंड गायब हो जाएगी, एक दिन गणेश जी धीरे धीरे ईसा मसीह बन जाएंगे। ये इसको कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। वो लोग वहाँ से आके कर सकते हैं। क्या हमारे समाज में इतने समाज सेवी लोग हैं? क्या हम अपने भोले लोगों को बचाने के लिए, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, क्या अपने जीवन का 1 घंटा 2 घंटा, जिन्होंने जीवन के सारे सब कुछ पूरा कर लिया है, अब सिर्फ वो दिन या इंतज़ार कर रहे हैं? इंतज़ार मत करिए, बस्तर में चले जाइए। इसलिए मैंने कहा कि मेरी बातचीत का कि केंद्र में कोई सत्ता, ये सब नहीं रहता। सत्ता एक रेफरेंस है जहां पहले दिन से उनकी मेजॉरिटी थी। इस देश ने कभी ये सवाल नहीं खड़ा किया कि अगर कोई मेजॉरिटी में हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत सारी जगह बहुत से लोग मेजॉरिटी में हैं, और इस देश के कम से कम 8 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में है। ये रेफरेंस के लिए है, इससे कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि जिस संविधान की शपथ लेकर के तमाम बातें कही गई, उसी संविधान में आपने एक ऐसा प्रोविजन डाला जो 50 या 60 साल के बाद जब देश को पता चला, आपकी समझ में आया, आपने उसकी चर्चा करना शुरू की, आपने सिर्फ उसे पब्लिक डोमेन में ला करके लोगों के बीच में बताया कि इसमें ये प्रावधान हैं और ये प्रावधान हमारे संविधान में हुए हैं और ये इनके होने का तरीका पूरा इलीगल है, तो कोर्ट में कुछ लोगों ने चैलेंज कर दिया। तो 4 साल से मुकदमा चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे यहाँ की सुपर एक्टिव है, इतने ज़्यादा काम उसके पास हैं
कि 5वीं मंजिल वाले आदमी को कबूतर पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए, महाकाल में कितना पानी चढ़ना चाहिए, दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। इतने सारे विषय हैं उसके पास कि बाकी विषय के लिए समय नहीं है। तो राजनीतिक लोगों से मेरी इसलिए शिकायत नहीं है कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें एक शब्द है डेमोक्रेसी, और इस डेमोक्रेसी का जो परिभाषा हमारे यहाँ गढ़ी गई है, ओरिजिनल डेमोक्रेसी में वो परिभाषा नहीं थी। डेमोक्रेसी के लिए वो देश, वो राष्ट्र अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे, अपने कर्तव्यों को भी समझे, अपने अधिकारों को भी समझे, अपनी ड्यूटीज़ को भी समझे, और लोग लोकतंत्र का मतलब समझें, तब लोकतंत्र नाफिज किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में कन्वर्ट कर दिया गया है और अलग अलग भीड़ बन गई है। कुछ यादवों की भीड़ है, कुछ ठाकुरों की भीड़ है, कुछ मुसलमानों की भीड़ है, कुछ दलितों की भीड़ है, और सब ने अपने अपने एजेंडे के तहत कहा है कि 5% हमारे पास हैं, 15% इनके पास हैं, 4% इसके पास हैं, और सत्ता प्राप्ति के लिए उस लोकतंत्र का मिसयूज हो रहा है। लिहाजा राजनीतिक लोगों की मजबूरी होती है, उन्हें वोट तो आखिर पंचर जोड़ने वाले का भी चाहिए और एपीजे अब्दुल कलाम का भी चाहिए। तो सवाल यह है कि वोट की राजनीति आपको अब्दुल कलाम पैदा करने से रोकती है और पंचर पैदा करने वालों को बढ़ावा देती है।